जय हिंद एवरीवन। तो जिस तरीके से मैंने आपको पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पीडीएफ के फॉर्म में अपने टेलीग्राम पर दिया है, उसी प्रकार मैं आपको हिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैंने एक छोटी छोटी वीडियोस बनाकर उसमें समझाया है आपको कि किन टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उनमें सवाल किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। हालांकि मैं पूरा एक्सप्लेन आपको नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको वो सारी चीजें रीडिंग करनी है और आंसर राइटिंग की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको याद करने हैं जो कि आपको उस पीडीएफ से देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री को देखने वाले हैं और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा @rankersboards। ठीक है, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस पीडीएफ को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल हैं। साथ ही साथ इसको रिवाइज करने के लिए, हिस्ट्री के लिए आपको नोट्स भी ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं, रिवीजन नोट्स, वो आपके टेलीग्राम पर ही अवेलेबल है। तो पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं आपको। आइडिया ऑफ नेशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेपोलियन वाला पार्ट, राइज ऑफ ऑनसरेशन, ये कुछ मिसिंग है शायद, रिवॉल्यूशनरीज, नेशनल फीलिंग यानी रोमांटिसिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय यूरोप इन 1930, ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ऑटोमन बिस्मार्क पर आपको सवाल पूछा जाता है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, विजुलाइजेशन ऑफ नेशन और बाल्कन रीजन। ये जो 3 स्टार मैंने किए हैं, मोस्ट प्रोबेबली इस साल इसी में से किसी न किसी एक पर टॉपिक आपको सवाल दिखेगा, बट सारे टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा कर दिया है और आपको मैं दिखा दे रहा हूँ और इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। Explain the measure and practices introduced by the French revolutionaries to create a sense of collective identity among the French people। पहला ही बेसिक क्वेश्चन है कि भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा किस तरीके से सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट किया गया फ्रेंच पीपल के अंदर में। ये इसका कंप्लीट आंसर है, तो मेक श्योर इसको आप रीडिंग लगाइएगा पीडीएफ से। दूसरा सवाल आपसे, आंसर यहाँ तक है। दूसरा सवाल आपसे, लिस्ट सम ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट पे जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है उसका ये कंप्लीट ये आंसर है, इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तीसरा, हाउ डिड द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। एक्सप्लेन करिए। तो लिबरलिज्म पर जो सवाल पूछा जाएगा, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म यूरोप में 19th सेंचुरी में, ये आपको इसका आंसर लिखना है 5 पॉइंट में। Who hosted Vienna Congress? वियना कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन 1815 एंड एनालाइज द मेन चेंजेस ब्रॉट बाय द वियना ट्रीटी। तो ये है इसका आंसर। द फॉलोइंग चेंजेस वर मेड, जो आपके चेंजेस मेड किए बनाए गए थे, 4 ये पॉइंट आपको इसमें इंक्लूड करना है। 5वां सवाल है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ रोमांटिसिज्म। 2013 में भी ये सवाल, 2023 में भी ये सवाल पूछा गया था। तो रोमांटिसिज्म का क्या रोल था डेवलपिंग द नेशनल फीलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन रिपीटेड रहता है इसमें से। Why was the period of 1848 considered as phase of the revolution of the liberals in Europe? क्यों 1840 को कंसिडर किया जाता है रिवॉल्यूशन का फेज, ये आपको बताना है और इसका कंप्लीट आंसर है। यहां तक है 7वें पॉइंट तक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन, इटली यूनिफिकेशन, कोई ना कोई एक आ सकता है, ये इसका आपको पूरा पॉइंट आप प्रिपेयर करना है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, या तो यूनिफिकेशन इटली का या तो जर्मन का, किसी न किसी एक का आएगा। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। 10वां पॉइंट, हाईलाइट द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन द बाल्कन रीजन बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के पीछे बाल्कन रीजन में नेशनलिस्ट टेंशन क्यों अराइज हुआ, ये आपको बताना है, इसका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड द बाल्कन रीजन बिकम ए सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप 1871। लगभग उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन है, 2018 में भी पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया था, ये इसका टॉपर का आंसर कॉपी भी है। ठीक है, तो ये लगभग वो 11 इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें से ही आपको देखने को इसी टाइप के सवाल एग्जाम में अपने मिलेंगे। नेशनलिज्म इन इंडिया, आप सभी लोगों को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार, इससे क्वेश्चन कम आते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग से आपको क्या आता है, मैप वर्क आता है। सत्याग्रह आंदोलन, ये आएगा। पीजेंट मूवमेंट इन चंपारण, इस पर भी आपका मैप वर्क काफी देखा जाता है। रूलेट एक्ट, सत्याग्रह, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग कांड पर भी सवाल आता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दांडी मार्च भी इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन का पैक्ट, पूना पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, इस पर सवाल बन सकते हैं। ये जो डबल स्टार मैंने किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हर साल सवाल पूछा जाता है। ठीक है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो वर्ल्ड वॉर किस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट किया था, अगर पहले टॉपिक पर सवाल बनना होगा तो ये बनेगा। यहां तक इसका कंप्लीट आंसर है। व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने क्यों स्टार्ट किया था, इस पर सवाल आपसे बन सकता है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ अलूरी सीताराम राजू
इन आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग 1920। ट्रिपल आर मूवी जिन बच्चों ने देखी होगी वो इन्हीं की स्टोरी पर था बेस्ड। तो ये एक सवाल है जो इस टॉपिक पर बन सकता है। डिस्क्राइब द इंसिडेंस ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी जलियांवाला बाग कांड पर भी सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। एग्जामाइन द मीनिंग एंड नोशन ऑफ द स्वराज as perceived by the plantation workers, how did they respond to the call of non cooperation movement? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, how did the colonial government repress the civil disobedience movement? Civil disobedience movement पर कई तरीके के सवाल बनते हैं। How was the social and political situation in India at that affected by the First World War? How did the Indian merchants and industrialists relate themselves to the civil disobedience movement? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या रोल था ये भी आपको बताना है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पुअर पीजेंट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर अलग अलग लोगों का जो रोल था इस पर भी सवाल बन सकता है। What was the objective of साइमन कमीशन and why it was opposed in India? साइमन कमीशन के क्या ऑब्जेक्टिव थे और इसको क्यों इंडिया में अपोज किया था, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। What was the outcomes of the पूना पैक्ट? पूना पैक्ट भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। How did it benefit the दलित्स? दलित्स को किस तरीके से हेल्प किया ये आपको बताना है। तो ये जो इंडियन नेशनलिज्म इन इंडिया वाले टॉपिक से सवाल बन सकता है, कुछ इसी टाइप के सवाल आपको दिखेंगे। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से ग्लोबलाइजेशन टॉपिक से सवाल बनेंगे। ह्यूमन सोसाइटी लिंक इन द एंशिएंट टाइम्स, ग्रेट एरिस पोटैटो वाले टॉपिक से छोटे सवाल बनते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंग्लैंड इन लेट 19th सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सिल्क रूट लिंक इन द वर्ल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक से आपके बड़े सवाल बन सकते हैं। स्मॉल पॉक्स वगैरह पे भी छोटे सवाल बन सकते हैं। How are the human societies interlinked in the ancient times? What was the great Irish potato famine takes place when? ये हुआ था और इसके क्या रिजल्ट थे, और explain the Irish potato famine। ठीक है, इस Irish potato famine पे 2 नंबर के सवाल आते हैं। Any 3 effect of the population growth in England that the late 18th century में क्यों population growth हुआ था, उसके क्या इफेक्ट हुए थे ये बताना है। सिल्क रूट किस तरीके से वर्ल्ड से लिंक था ये बताना है आपको। 3 पॉइंट में इसका आंसर देंगे हम। उसके बाद स्मॉल पॉक्स किस तरीके से एक पावरफुल वेपन हुआ था 19 के स्टार्टिंग में, 1900 के स्टार्टिंग में, ये आपको बताना पड़ सकता है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली इन द 16th सेंचुरी आफ्टर यूरोपियन सेलर्स फाउंड ए सिल्क रूट सी रूट टू देश जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो सिल्क रूट वाले टॉपिक पर सवाल बन सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो आखिरी चैप्टर है आपका प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपको पूरा पढ़ना है। प्रिंटिंग की बिगनिंग पर भी सवाल बन सकता है। प्रिंट रिवॉल्यूशन इन यूरोप इन 15th एंड 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना एज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, प्रिंटिंग इन इंडिया पर भी सवाल बन सकता है, हालांकि चांसेस कम है इस पे। मनुस्क्रिप्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन पर भी आपसे, न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन पर सवाल आपसे बन सकता है। ठीक है, सवाल कैसा कैसा दिखेगा। How had the imperial state in China has been major producer of the printed material for a long time? इसको आपको एक्सप्लेन करना है। How had the printing press created a new culture of reading in Europe? ये सवाल यूरोप पे बनेगा। Describe the impact of the print revolution in Europe during 15th and 16th century. 15th-16th century पर किस तरीके से रिवॉल्यूशन हुआ। Explain the reason of the favoring shift from the hand printing to the mechanical printing in China. चाइना के वाले टॉपिक से क्यों हैंड प्रिंटिंग से वो मैकेनिकल पर गए थे, ये आपको बताना पड़ेगा। What is manuscript and mention any 2 limitation of it during the 19th century? तो 19th century में इसके क्या लिमिटेशन थे और इस पर आपका डेफिनेशन पूछा जा सकता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों पास हुआ था और इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफली द इनिशियल एफर्ट मेड बाय द फॉरेनर्स टू इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ था ये आपको बताना है। तो ये कुछ कुल 35 से 36-37 सवाल थे जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, एक बार प्रॉपरली इसको रीड करिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।